हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ मेथड्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो स्टरलाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं, राइट। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं, वहाँ से आपको प्रीवियस जो बेसिक मेथड हैं स्टरलाइजेशन के वो मिल जाएंगे, जिनमें से एक ऑटोक्लेव है और एक हॉट एयर ओवन है। ये दोनों ही मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो आज हम मेथड करेंगे वो भी आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स फॉर स्टरलाइजेशन इज ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है हमारे पास टिंडलाइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस टिंडलाइजेशन? सी, टिंडलाइजेशन एक ऐसा मेथड है स्टरलाइजेशन का जिसके अंदर हम बेसिकली सॉल्यूशंस को स्टराइल करते हैं, और इन सॉल्यूशंस को हम 3 बार या कह सकते हैं 3 स्टेप्स के अंदर स्टराइल करेंगे टू अचीव प्रॉपर स्टरलाइजेशन, राइट। सो इस मेथड में हम सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशंस को लेंगे, उनको अच्छे से पैक करेंगे एंड देन सील करेंगे फाइनल कंटेनर में, एंड अल्टीमेटली उन्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज़ 80 डिग्री सेल्सियस उस पर हीट करेंगे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर, राइट। ऐसा हमें 3 बार करना होगा। ये 3 हीटिंग हम इसलिए देते हैं क्योंकि फर्स्ट हीटिंग में सबसे पहले हमारे वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, बट बैक्टीरियल स्पोर्स रिमेन इन दैट सोल्यूशन। सो बैक्टीरियल स्पोर्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो जो बीच में इंटरवल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें 3 हीटिंग देनी है, तो पहली हीटिंग देंगे हम, वेजिटेटिव फॉर्म्स किल हो जाएंगी लेकिन बैक्टीरियल स्पोर्स रहेंगे। उसके कुछ टाइम के बाद हम सेकंड हीटिंग देंगे। तो जो वो टाइम है फर्स्ट हीटिंग और सेकंड हीटिंग के बीच में, उसमें दोबारा से जो स्पोर्स हैं वो वेजिटेटिव फॉर्म्स को डेवलप कर लेते हैं या कह सकते हैं फॉर्म कर लेते हैं, राइट। तो उन फॉर्म्स को किल करने के लिए फिर हम सेकंड हीटिंग देते हैं, जो सेकंड हीटिंग में फिर फर्दर वो किल हो जाते हैं। नाउ जो लास्ट हीटिंग हम देते हैं विच इज़ कॉल्ड थर्ड हीटिंग, ये हम सेफ गार्ड के लिए देते हैं ताकि अब जितने भी अगर स्पोर्स या बैक्टीरियाज बचे हैं उस सॉल्यूशन के अंदर वो किल हो जाएं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टिंडलाइजेशन। ये बहुत ही बेसिक प्रोसेस है जिसके अंदर हमें 3 स्टेप फॉलो करके या कह सकते हैं 3 हीटिंग देकर स्टरलाइजेशन अचीव करनी है। देन सेकेंड वन इज़ पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन जो एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम स्टरलाइजेशन अचीव करते हैं, ये बेसिकली हम मिल्क के लिए करते हैं। आपने देखा होगा जो ये वर्का की मिल्क आता है, या टोन्ड या पास्चराइज्ड मिल्क, या मदर डेयरी में जो भी मिल्क आता है, ये मिल्क क्या होते हैं? ये पास्चराइज्ड मिल्क होते हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं, इनको हीट करके हम इनके अंदर जो भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं उनको किल करते हैं। अब ये हम 2 मेथड्स की हेल्प से कर सकते हैं। वन इज़ द होल्डर मेथड एंड सेकेंड वन इज़ द फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड के अंदर हम मिल्क को सबसे पहले 62.8 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे फॉर 30 मिनट्स एक स्टीम जैकेटेड स्टेनलेस स्टील टैंक के अंदर। और वो टैंक कैसा होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये होल्डर मेथड है आपका। इस होल्डर मेथड के अंदर आप देख सकते हैं एजिटेटर लगा हुआ है। ये एजिटेटर रोटेट करेगा जो भी मिल्क इसके अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मिल्क के लिए बेसिकली हम पेस्चराइजेशन करते हैं, बट अदरवाइज़ अगर हमें दूसरे सब्सटेंसेस को करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, बट ज़्यादातर हम मिल्क के लिए करते हैं। सो ये स्टीम जैकेटेड वेसल होती है जिसमें हम इस स्टीम जैकेट के अंदर स्टीम करते हैं फिल, ताकि वो हीटअप भी हो, क्योंकि टेम्परेचर हम उसी से प्रोवाइड करेंगे। एंड एजिटेटर अटैच है शाफ्ट से जो कि उसको रोटेट कराने में हेल्प करेगा। इसमें हम थर्मोमीटर भी अटैच करते हैं ताकि हम टाइम टू टाइम उसका टेम्परेचर जो है वो चेक कर सकें, राइट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अटैच होती हैं और इसके अंदर हम अपना मटेरियल जो है वो ऐड कर देते हैं। सो इसके बाद इसको हम हीट करेंगे 62.8 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट। नाउ इसमें क्या होगा, दिस प्रोवाइड्स, ये जो टाइम एंड एक्सपोजर या हीट है ये क्या करेगा, दिस प्रोवाइड्स द करेक्ट एक्सपोजर थ्रू आउट द मिल्क एंड प्रिवेंट्स द स्किन फॉर्मेशन। तो स्किन फॉर्मेशन को ये रोकता है और बैक्टीरियाज को किल करता है, स्टरलाइजेशन अचीव होती है। एंड देन नेक्स्ट मेथड इज़ फ्लैश मेथड।
फ्लैश मेथड के अंदर हम बेसिकली पाइप्स के थ्रू मिल्क को जो है वो एंटर करवाते हैं। फर्स्ट हम हीटिंग करवाएंगे उसकी, एंड देन कूलिंग करवाएंगे, एंड लास्ट आपको पास्चराइज्ड मिल्क जो है कंटेनर में रिसीव हो जाएगा, रिसीवर कंटेनर के अंदर। ये फ्लैश मेथड है। इसमें आप सबसे पहले डायग्राम देखिए। फ्रेश मिल्क आपको इनलेट के थ्रू एंटर करना है, जहाँ पर आपको काऊ का फेस दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम इनलेट करेंगे, एंड देन हीटिंग सेक्शन है आपके पास, जिसकी हेल्प से हम जो भी डिज़ायर्ड टेम्परेचर है वो अचीव कर पाएंगे, एंड देन इट गोज़ टू द कूलिंग सेक्शन, जहाँ पे कूलिंग होगी, एंड अल्टीमेटली रिसीवर के अंदर पास्चराइज्ड मिल्क जो है वो आपको मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज़ द फ्लैश मेथड। ये क्विकली हम कूल कर देंगे। ये है आपका फ्लैश मेथड, ये दोनों मेथड हैं। एंड देन मेथड है रेडिएशन स्टरलाइजेशन का। रेडिएशन स्टरलाइजेशन में हम रेडिएशंस की हेल्प से स्टरलाइजेशन करते हैं। इसमें दो आते हैं, एक तो हम यूवी रेज की हेल्प से, यूवी रेडिएशंस की हेल्प से स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, या दूसरा हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस की हेल्प से भी स्टरलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट या यूवी रेडिएशंस की। तो इनकी हेल्प से हम कैसे स्टरलाइजेशन करेंगे। एक यूवी चैम्बर होता है जिसमें यूवी लाइट लगी होती है, राइट। तो ये यूवी लाइट क्या करती है, ये बैक्टीरियाज को या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है इजीली, राइट, क्योंकि बैक्टीरियाज जो हैं वो यूवी लाइट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, राइट। पर्टिकुलर वेवलेंथ के ये लाइट जो है वो स्प्रेड करती है, और इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो 265 नैनोमीटर जो है वो होती है, राइट। इसी वेवलेंथ पे हमारी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो अचीव होती है, तो हमें यही वेवलेंथ इसकी सेटअप करके रखनी है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस यूवी मेथड और यूवी स्टरलाइजेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज ये है कि इसको हम हॉस्पिटल्स में लगाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो पेशेंट्स को, बिकॉज बैक्टीरिया, मान लीजिए अब हॉस्पिटल्स के अंदर तो कितने ही लोग आते हैं जिनको बहुत डीप वुंड्स होते हैं, तो अगर बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे तो उनके वुंड्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ये इंस्टॉल होने की यूवी रेडिएशंस वाले स्टरलाइजेशंस, राइट। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन को रोकते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। दूसरा पर्पस क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक एरिया इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बिकॉज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी बनानी पड़ती हैं, लाइक इंजेक्शंस हैं या आपके एसेप्टिक कंडीशंस में बनने वाले जितने भी फॉर्मुलेशंस हैं वो सभी के सभी आपको एक पर्टिकुलर एसेप्टिक एरिया में बनाने होंगे, तो वहाँ पर यूवी का होना ज़रूरी है ताकि आप स्टरलाइजेशन अचीव कर पाओ। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस यूवी मेथड, कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो उनकी लो पेनिट्रेशन पावर होती है, ये बहुत ही कम पेनिट्रेट कर पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो अगर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे तो ज़्यादा अमाउंट में, या कह सकते हैं इफ़ेक्टिवली, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं कर पाएंगे, तो इनका इफ़ेक्टिव रेट जो है वो कम है, यानी कि कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये किल करते हैं। Then the second disadvantage is UV rays are less effective against organisms in the atmosphere or on the surfaces if the relative humidity is high. तो अगर relative humidity high है तब जो है ये और भी कम अपनी effectiveness शो करते हैं, राइट। सो दीज आर द disadvantages of UV radiation sterilization. Then the second one is sterilization by ionizing radiations. Now इसके अंदर हम क्या करते हैं, गामा रेज को यूज़ करते हैं। See, gamma rays are produced from the radioisotonic source such as cobalt-60 or cesium-137 or of electrons energized by a suitable electron accelerator, राइट। तो ये तीनों ही सोर्स हैं, कोबाल्ट-60, सीजियम-137 और एक सूटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर जो कि प्रोड्यूस कर पा रहा है गामा रेज को। तो इन तीनों की हेल्प से हमें गामा रेज जो है वो मिल जाएंगी। अ डोज ऑफ 2.5 mRads इज एक्सेप्टेड एज लीथल डोज।
तो लीथल डोज क्या होती है, जिस डोज पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, तो इसका जो है बेसिक वो 2.5 mRads रहेगा. Then the advantages of gamma rays or ionizing radiations, that gamma rays have a very high penetration power. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि यूवी रेज की पेनिट्रेशन पावर इतनी अच्छी नहीं है, उसके कंपैरिजन में इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी है. एंड सो द मटेरियल्स कैन बी स्टरलाइज्ड आफ्टर फिलिंग देम इन दी फाइनल कंटेनर. इवन अगर आपने उसको फाइनल कंटेनर के अंदर भी फिल किया है तब भी आप उसकी स्टरलाइजेशन कर सकते हो इस मेथड की हेल्प से. द टेम्परेचर राइज इज़ नेग्लिजिबल. टेम्परेचर राइज जो है इन रेडिएशंस की वजह से लगभग ना के बराबर होता है. नेग्लिजिबल मतलब कि कंसिडर नहीं करते हैं हम, इतनी अमाउंट है उसकी, राइट. तो बहुत ही कम अमाउंट में वो टेम्परेचर राइज करता है. सो ये अच्छा है, इसलिए ये इसकी एडवांटेज है. एंड देन द डिसएडवांटेजेस इज़ द प्लांट यूज्ड इज़ वेरी कॉस्टली. तो अगर आप प्लांट लगाते हो, एक इसका सेटअप लगाते हो, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है. एंड द रेडिएशंस आर हार्मफुल टू द वर्कर्स. सेम आपके यूवी केस में भी है कि यूवी की रेडिएशंस भी ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होती हैं, बट उतनी नहीं कि जितनी गामा रेज होती हैं. So this is all about today's lecture. I hope you enjoyed it. Stay safe, stay healthy. Thank you.